हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों ने सुना होगा कि बायो एनसीईआरटी लैंड बैलेंस सीरीज, इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी लैंड बैलेंस सीरीज, ऑर्गेनिक एनसीईआरटी लैंड बैलेंस सीरीज। लेकिन आज हम एक्सक्लूसिव स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी सीरीज, वो भी लैंड बैलेंस। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के सारे एक्सप्लेनेशंस, उसके लिए मेंस पीवाईक्यू, नीट पीवाईक्यू, और एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड बैक एक्सरसाइज एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी। इस सीरीज़ की खासियत ये रहेगी कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन इसमें कवर रहेगी, हर एक लाइन, और एक भी लाइन इसे छूटेगा नहीं, और इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, चाहे वो जेई हो या नीट हो। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले हम देखते हैं सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में हमारा ये लेक्चर आएगा। तो इसमें पार्ट 1 ये अभी है, तो इसमें हम इंट्रोडक्शन प्लस रेट ऑफ रिएक्शन करेंगे। सेकेंड पार्ट जो आएगा उसमें एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट। थर्ड पार्ट में फैक्टर इफेक्टिंग रेट। फोर्थ पार्ट में रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। पार्ट 5 में ऑर्डर मोलिकुलर सारा कर लेंगे। फिर जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अरेनियस इक्वेशन और पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम लास्ट वीडियो में पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ केमिकल रिएक्शन ऑकर। केमिकल काइनेटिक्स हमें बताता है कि केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, कितने स्टेप्स में हो रहा है, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। जैसे कि लोहे में जंग लगती है, जैसे कि कोई आयरन रस्टिंग होता है, तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस है और ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि हम दिवाली में पटाखे जलाते हैं, तो कैसे उसमें लाइटनिंग आ जाती है और कैसे वो आवाज़ करता है, ये भी उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके कारण ये सब चीज़ें उसमें के अंदर होती है। केमिस्ट्री बाय इट्स वेरी नेचर इज़ कंसर्न्ड विद चेंज। इसका मतलब हुआ कि केमिस्ट्री का काम ही होता है चेंज कराना। कुछ भी है, जैसे कि हम कोई एक लकड़ी है, लकड़ी में हम आग लगा रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हो रहा है, जिसके अंदर लकड़ी जो है वो राख में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए आप लिखा हुआ है केमिस्ट्री बाय इट्स वेरी नेचर। केमिस्ट्री का नेचर ही होता है कुछ ना कुछ चेंज कराना। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं सब्सटेंस विथ वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज आर कन्वर्टेड बाय केमिकल रिएक्शन इनटू अदर सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी। जैसे कि इसका हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर के वाटर बनाता है। तो हाइड्रोजन का अलग रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन का अलग रोल है, ऑक्सीजन का अलग रोल है, लेकिन ये जब दोनों मिलता है, इसका अलग फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसका अलग फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन जब ये दोनों का रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो वाटर बनता है। वाटर बनता है, एक वाटर का डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनटू अनदर सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाता है। जब भी दो चीज़ में रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, जो तीसरा चीज़ बनेगा उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में बात करते हैं कि फॉर एनी केमिकल रिएक्शन केमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। केमिस्ट वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन का स्टडी करते हैं। केमिस्ट क्या फाइंड करते हैं? द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विच कैन बी प्रिडिक्टेड बाय द थर्मोडायनेमिक्स। बताता है कि फिजिबिलिटी मतलब क्या, कि वो चीज़ जो है स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस है वो रिएक्शन, या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है? मतलब कि वो रिएक्शन खुद ब खुद होगा या फिर वो नहीं हो पाएगा। तो हम थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़े हुए हैं कि जिसका डेल्टा जी मतलब चेंज इन गिब्स एनर्जी चेंज, जिसका गिब्स एनर्जी चेंज जिसका निगेटिव होता है, डेल्टा जी जिसका निगेटिव रहता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। डेल्टा जी जिसका निगेटिव होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, तो ये कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स हमें बताती है कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी रिएक्शन जो है, फिजिबिलिटी होगा या नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेकेंड है कि केमिस्ट ये भी फाइंड करना चाहते हैं कि एक्सटेंड टू विच द रिएक्शन विल प्रोसीड कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम वो जगह होता है जहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाए। रेट इक्वल, जितना स्पीड से फॉरवर्ड में जाएगा उतना स्पीड से बैकवर्ड में जो जाएगा, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सटेंड टू विच रिएक्शन विल प्रोसीड, कितना आगे तक वो रिएक्शन बढ़ रहा है। कोई केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि तुरंत ही इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है, कोई क्या होता है कि बहुत जिसका टीहा बहुत ज़्यादा होता है, वो इन्फिनिटी में भी इसका जो है कंप्लीट रिएक्शन नहीं होता है। तो वही बता रहा है कि कोई भी रिएक्शन जो है विल प्रोसीड कैन डिटरमाइन फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम किसका जितना जल्दी आएगा या किसका कितना लेट से आ रहा है, वो बताता है कि केमिकल रिएक्शन का एक्सटेंशन कितना हो रहा है। ठीक है, थर्ड है कि स्पीड ऑफ ए रिएक्शन
टाइम टेकन बाय रिएक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम, और है कि कौन सा रिएक्शन का कितना देर में वो इक्विलिब्रियम पर पहुंच पा रहा है, उसका टाइम और उसका स्पीड केमिस्ट देखते हैं कि कितना देर में वो पहुंच पा रहा है इक्विलिब्रियम पर। Along with feasibility and extent, it is equally important to know the rate and the factor controlling the rate of chemical reaction for its complete understanding. इस chemical reaction की complete understanding के लिए हमें feasibility reaction होगा या नहीं, अगर होगा तो कितने हद तक होगा, कितने extent तक होगा, यह जानने के साथ साथ हमें यह भी जानने की ज़रूरत है to know the rate, केमिकल रिएक्शन के रेट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है, क्या है या फिर जीरो ऑर्डर है, और द फैक्टर कंट्रोलिंग द रेट, और वो रेट को कौन कौन सा फैक्टर उसे कंट्रोल कर रहा है, यह भी हमें जानने की ज़रूरत है, तभी हम पूरा केमिकल रिएक्शन को अच्छे से समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, विच पैरामीटर डिटरमाइन एज टू हाउ रैपिडली फूड गेट स्पॉइल्ड। खाना को हम रखते हैं, कुछ देर बाद खाना खराब हो जाता है, तो कौन सी फैक्टर्स है, बैक्टीरिया है, टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है, प्रेशर कम है या ज़्यादा है, जिससे कि खाना खराब हो रहा है, यह भी हमें जानने की ज़रूरत है। हाउ टू डिजाइन ए रैपिडली सेटिंग मटेरियल फॉर डेंटल फिलिंग। हमें जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं और तब डेंटिस्ट अगर हमारा दांत उखाड़ता है तो वो एक मटेरियल फिल करता है, तो वो मटेरियल जो है दांत में जो फिट किया जाता है, वो उसका डिजाइन कैसे होता है, कैसे डिजाइन किया जाता है कि वो सेटिंग मटेरियल के ये वो यूज किया जाता है, तो उसकी केमिस्ट्री भी हमें ये केमिकल रिएक्शन बताती है। और व्हाट कंट्रोल द रेट एट विच फ्यूल बर्न्स इन एन ऑटो इंजन। जैसे हम कोई हमारी कार है, कार में जो हमारा फ्यूल बर्न होता है उसका रेट कौन डिसाइड करता है, यह भी हमें केमिकल रिएक्शन और केमिकल काइनेटिक्स बताती है। All these questions can be answered by the branch of chemistry which deals with a study of reaction rate and their mechanism called chemical kinetics। तो ये सब का क्वेश्चन का आंसर हमें केमिकल काइनेटिक्स देता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि केमिकल काइनेटिक्स का डिफिनेशन विच डील्स विथ स्टडी ऑफ रिएक्शन का रेट एंड देयर मैकेनिज्म। केमिकल काइनेटिक्स किससे डील करता है, स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट, और उसका मैकेनिज्म जो होता है उससे डील करता है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, द वर्ड काइनेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइनेसिस मीनिंग मूवमेंट। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, तो केमिकल का मूवमेंट हुआ केमिकल काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिक्स टेल अस only about the feasibility of a reaction, whereas chemical kinetics tell us about the rate of reaction। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है कि वो रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, होगा या नहीं होगा। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स क्या बताता है, अबाउट द रेट ऑफ अ रिएक्शन, वो रिएक्शन का रेट क्या है वो बताता है। फॉर एग्जाम्पल, थर्मोडायनेमिक्स डाटा इंडिकेट द डायमंड सेल कन्वर्ट इनटू ग्रेफाइट। हम जानते हैं कि कार्बन का सबसे स्टेबल फॉर्म क्या होता है, ग्रेफाइट। तो हम जानते हैं कि लोअर स्टेबल से हायर स्टेबल में जाता है, हायर स्टेबिलिटी में जाता है। तो ऐसे में तो हमें ऐसे तो डायमंड कम स्टेबल हो गया, और ग्रेफाइट हायर स्टेबल हो गया। ग्रेफाइट हाई मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है, ग्रेफाइट फॉर्म होता है कार्बन का। तो हमें तो ऐसे तो डायमंड, जितना भी डायमंड रखा हुआ है ज्वेलरी शॉप में, सारा ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका एक मेन रीज़न क्या है, क्योंकि रिएक्शन बहुत स्लो है ना। डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट होने में कितने करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो है, इसलिए जो है कि हमारा डायमंड जो रखा हुआ है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट नहीं होता है। लेकिन एक्चुअली तो इसको हो जाना चाहिए था, कि ग्रेफाइट तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, हाई स्टेबल फॉर्म है, इसको वैसे तो हो जाना चाहिए था, लेकिन इसका रिएक्शन जो स्लो है इसके कारण वो अभी नहीं हो रहा है, मतलब हो रहा है तो हमें पता भी नहीं चल रहा, उसका और कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा है। तो चेंज इज नॉट प्रेसिपिटेट एट ऑल, हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो चेंज। देयरफॉर मोस्ट पीपल थिंक द डायमंड इज़ फॉर एवर, इसलिए हमारे बहुत सारे आदमी सोचते हैं कि डायमंड हमारे पास हमेशा के लिए है। काइनेटिक स्टडीज नॉट ओनली हेल्प अस टू डिटरमाइन द स्पीड, काइनेटिक स्टडी ना सिर्फ ये हमें स्पीड नहीं बताता है और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं बताता है, बट ऑल्सो डिस्क्राइब, हमें यही बताता है कि कंडीशन बाय विच द रिएक्शन रेट कैन अल्टर्ड, हमें बताता है कि रिएक्शन रेट किस किस चीज़ से अल्टर, जैसे कि आपने पहले देखा कि वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो टाइम भी तो हमारे रिएक्शन रेट को अल्टर कर दिया। तो यही बताता है कि कौन कौन सा फैक्टर हमारे रिएक्शन रेट को अल्टर कर सकता है। The factor such as concentration, temperature, pressure and catalyst affect the rate of reaction. Very important. रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन सा इफेक्ट करता है पैरामीटर, द फैक्टर सच एज, सबसे पहले कंसंट्रेशन, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा प्रेशर एंड चौथा कैटलिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट जे। कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। ठीक है, एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल वी आर इंटरेस्टेड इन अमाउंट रिएक्टेड और फॉर्म्ड एंड द रेट ऑफ देयर कंजप्शन और फॉर्मेशन।
मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब कि बड़े लेवल पे हम भी सिर्फ जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं कि कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। लेकिन मोलिकुलर लेवल पे द रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग ओरिएंटेशन एंड एनर्जी ऑफ मोलिकुल अंडरगोइंग कोलिजन आर डिस्कस्ड। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो हम ये देखते हैं कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ और कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, लेकिन मोलिकुलर लेवल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम ये डिस्कस करते हैं कि जो रिएक्टेंट जो कंज्यूम हुआ है उसका ओरिएंटेशन क्या था, एनर्जी मोलिकुल जो कंज्यूम हुआ है उसका एनर्जी क्या था, और अंडरगोइंग कोलिजन जो कोलिजन में गया है उसका ओरिएंटेशन और एनर्जी भी हम इसमें, और मैकेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व हुआ है यह भी हम इसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डिस्कस करते हैं। तो इन दिस यूनिट वी शैल बी डीलिंग द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जानते हैं एवरेज इस यूनिट में हम कवर करेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस डी बाई डी टी एंड एवरेज लार्ज स्केल के लिए डेल्टा सी बाई डेल्टा टी एंड द फैक्टर इफेक्टिंग दिस, और कौन कौन सा फैक्टर हमें रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। ठीक है, some elementary ideas about the collision theory of reaction rate are also given. However, in order to understand all the, let us first learn about the reaction rate. हम रिएक्शन रेट के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक जो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, चूँकि बहुत ही हाई चांस से पूछा जा सकता है, द फैक्टर इफेक्टिंग कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। आज जो हमने पढ़ा उसका एक क्विक समरी ले लेते हैं कि केमिस्ट्री का काम क्या होता है। केमिस्ट्री का काम ही होता है चेंज करना। केमिस्ट्री का काम होता है चेंज करना। केमिकल प्रॉपर्टी जो है, जो दो रिएक्टेंट फॉर्म करते हैं और तीसरा प्रोडक्ट जो बनता है, सबका प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट होता है। केमिस्ट क्या फाइंड करना चाहते हैं, केमिस्ट क्या पता करना चाहते हैं, केमिस्ट पता करना चाहते हैं कि रिएक्शन का स्पीड क्या है, रिएक्शन होगा या नहीं होगा, स्पॉन्टेनिटी है या नहीं है, और होगा तो कितना हद तक होगा रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि केमिकल काइनेटिक्स का डिफरेंस पढ़ा। केमिकल काइनेटिक्स क्या बोलता है कि स्टडी ऑफ रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म के बारे में केमिकल काइनेटिक्स बताता है। और फिर हमने पढ़ा कि केमिकल काइनेसिस का मतलब क्या होता है। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। फिर है कि ग्रेफाइट हाई स्टेबिलिटी में है और डायमंड लो स्टेबिलिटी में है, तो सारा डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को हमें इफेक्ट करता है, तो कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम इसे पढ़ेंगे।